नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के मद्देनजर सरकार के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरतापूर्वक स्वीकार किया है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की संवैधानिक वैधता से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के तर्कों से सहमति जताते हुए इसे अंतिम सुनवाई के लिए तय कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने 23 सितंबर 2025 से टॉप ऑफ द बोर्ड के तहत रोजाना सुनवाई करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज और महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने अदालत को बताया कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा ओबीसी आरक्षण पर लगाए गए स्थगन के कारण नई भर्तियों में गंभीर दिक्कतें आ रही हैं और इसी वजह से राज्य सरकार ने जल्द सुनवाई का आग्रह किया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संबंधित संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर यह मामला लंबे समय से विचाराधीन है और अब रोजाना सुनवाई से इसके जल्द समाधान की उम्मीद है। सरकार की ओर से कहा गया है कि पिछड़े वर्ग के व्यापक हित में हमारे गंभीर प्रयासों को सफलता मिली है। ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार संकल्पित है और अब इस पूरे मामले में अंतिम निर्णय एक सुप्रीम कोर्ट में 23 सितंबर से रोजाना सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 27% आरक्षण के मामले में सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। तमाम आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते हैं और हाल ही में विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि राज्य के अंदर 27% आरक्षण के मामले पर कांग्रेस दोहरा चरित्र अपना रही है। कांग्रेस ने जानकारी के बिना कमजोर तथ्यों के साथ अपनी बात रखी और अब उस बात के आधार पर झूठ बोलती फिरती है। उन्होंने कहा कि हम डंके की चोट पर कह रहे हैं कि 27% आरक्षण देंगे। देखिए, आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है, बहुत बड़े बड़े आंदोलन इस आरक्षण को लेकर देखे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है मध्य प्रदेश के परिपक्ष में यदि इस चीज को समझने की कोशिश करें, लंबे वक्त से यह चीज हो रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी ये बातें आई, बहुत सारा काम इसको लेकर किया गया, फिर मामला आगे चला गया। आज भी यदि पक्ष और विपक्ष इसको लेकर लड़ रहे हैं तो भूल चूक किससे हो गई, कौन ने ऐसी बड़ी गलती कर दी? मांग तो वही 27% आरक्षण की है, फिर आया, फिर क्यों विवाद हो गया और ये विवाद जस का तस बना ही हुआ है। ये विचाराधीन लंबे समय से है, जिस पर अब एक निर्णय की बात हो रही है, पर निर्णय तो 27% आरक्षण के लिए ही आ रहा है। फिर कमियां ऐसी कौन सी थी जिसको लेकर आज कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपको परिचय करा दें, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे डॉक्टर प्रेम व्यास। प्रेम व्यास जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे बृजभूषण नाथ। बृजभूषण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और एडवोकेट, राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य, ओबीसी महासभा से धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले धर्मेंद्र जी आपसे ही करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, धर्मेंद्र जी अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। प्रेम व्यास जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल आ रही है राखी जी। प्रेम व्यास जी, इसका समाधान, मैं कांग्रेस की सरकार से चलूं तो आज वर्तमान की मैं बात करूं तो 27% आरक्षण की ही बात तब भी थी और आज भी थी। मूल रूप से सवाल ये होता है कि इतना लंबा वक्त हो गया लेकिन इस पर एक फैसला नहीं आ पाया। तो जब कांग्रेस भी इसी चीज की बात कर रही थी, ऐसी कौन सी भूल चूक हो गई थी जिसको लेकर आज भी दोहरा चरित्र कांग्रेस का बताया जा रहा है? क्योंकि बात ये भी उसी की कर रहे थे, बात आज उसी 27% आरक्षण की हो रही है। देखिए राखी जी, जब भी कोई अध्यादेश आता है तो उसके 3 पहलू होते हैं। तो राजनीतिक होता है, सामाजिक होता है और आर्थिक पहलू होता है। और कांग्रेस का जो कृत्य था वो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए था। उसी के बाद तो इसलिए पंचायत चुनाव हुए और पंचायत चुनाव में हमने ये तय करा कि आरक्षण के साथ में जो है पंचायत चुनाव हो। और उसके बाद में कांग्रेस के समय पर 2017, 18, 19 में 4 लाइन का अध्यादेश पारित किया गया था और उस अध्यादेश के खिलाफ 1 साल तक जब कोर्ट में रिट पिटीशन लगी थी तो कांग्रेस की तरफ से वकील नहीं पहुंचा था और कमजोर पक्षों को रखा गया, हलफनामे में गलत जानकारी दी गई, उसके बाद में स्टे हुआ और हाईकोर्ट से स्टे के बाद में कई बार उस पर निर्णय आया। जब हमारी सरकार आई तो हमने तथ्यों और तर्कों के साथ में कोर्ट में हमने अपना पक्ष भी रखा और उसके बाद में जब हम पिछले कई वर्षों से जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उसको फाइनल पोजीशन तक पहुंचाने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लगभग 52 ऐसी याचिकाएं थी जो हाई कोर्ट में लंबित थी और हाई कोर्ट में चाहे वो फरवरी 2025 की बात हो, मार्च 2025 की बात हो या अप्रैल की बात हो या उसके पहले 7 अप्रैल को जो निर्णय आया था, अलग अलग समय में अलग अलग याचिकाओं पे अलग अलग निर्णय किए गए। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हमने प्रयास करा और आज ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया जिसमें टॉप ऑफ द बोर्ड पे रखा जाएगा और जो हमारी मंशा है, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से हम
सामाजिक न्याय की बात हो, समान अवसर की बात हो, पिछड़े वर्ग को संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने की बात हो, इन तीनों पहलुओं पर हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ में कार्य कर रही थी। और आज मध्य प्रदेश लोक सेवा संशोधन अधिनियम जो 2019 की संवैधानिक वैधता से जुड़ा जो मामला था, उस पर एक निर्णय लिया गया और मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और जो हमारी मंशा है कि जिस तरह से लाभ से वंचित व्यक्ति को लाभ देने की बात है, निश्चित रूप से उस लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा और अंतिम व्यक्ति तक वो लाभ पहुंचेगा। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी बृजभूषण नाथ जी। देखिए, अब सवाल जायज तो है, लेकिन एक बात मुझे लगती है, तब भी 27% आरक्षण की बात थी, आज भी 27% आरक्षण की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है, या आज भी लग रहा है, कि दोहरा चरित्र इसलिए है कि आप उन चीजों को सही तरीके से नहीं रख पाए। यदि आप रखते, ये समाधान तभी हो जाता। तो अब इसका समाधान कैसे निकलेगा? और यदि ये हो जाता है तो जाहिर तौर पर फिर ये तो सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा क्रेडिट लेगी। राखी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के मुद्दे को लगभग मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में ख़त्म करना चाहती है। वो बिल्कुल कतई नहीं चाहती कि मध्य प्रदेश या देश में कोई सरकारी कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी को लाभ मिले, या आरक्षण के वर्ग से या आदिवासी को, दलित को, पिछड़े वर्ग को इनको लाभ मिले। और आप ये देखते, हम लोग लगातार सोशल मीडिया में भी देखते हैं कि इस प्रकार का विरोधाभास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार फेसबुक, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे लगातार चलाते रहते हैं। 2019 में कमलनाथ जी सरकार में विधेयक लेके आए और विधेयक में ये पास किया गया कि 14% आरक्षण से 27% आरक्षण किया जाएगा पिछड़े वर्ग में। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जो झूठ फैलाना चालू कर दिया कि कमलनाथ जी नहीं चाहते। कमलनाथ जी अगर नहीं चाह रहे होते तो विधेयक क्यों लाते और विधेयक पास कैसे होता? क्योंकि कमलनाथ जी सरकार में सभी लोग चाहते थे। और मध्य प्रदेश की जितने कर्मचारी वर्ग है, जो कर्मचारी वर्ग मध्य प्रदेश 18 में सरकार कमलनाथ जी की बनाई थी, क्या वो नहीं चाहेंगे कि पिछड़ा वर्ग का लाभ उन लोग को, कर्मचारी को मिले? आज 19 से लेके 6 साल होने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका इनको सुनवाई पे इनको फटकार लगाई है और ये कहा है कि अभी तक आपकी सरकार सो रही थी क्या? इसमें कई कर्मचारी स्वर्ग सुधार गए, कई पिछड़ा वर्ग कर्मचारियों को लाभ नहीं मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो की है, हम उसको आज स्वीकार करते हैं और हम ये फैसला सुनना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट लगातार 23 सितंबर से लगातार सुनवाई करेगी और जब तक इसमें 27 वर्ग का आरक्षण पिछले वर्ग को नहीं मिल जाता, जब तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार लगातार इसमें आंदोलन करेगी। और अभी भी विधानसभा में उमंग सिंगार जी, नेता प्रतिपक्ष, लगातार आंदोलन कर रहे थे कि पिछड़े वर्ग के जो आरक्षण वाले आप मोहन यादव जी गुमराह कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर यही हालत रही तो आप लगातार आप खुद बता दीजिए कि इस 15 साल के अंदर कितने सरकारी कर्मचारियों की नौकरी लगी। आज वो लगातार 32% सरकारी कर्मचारी और जो पोस्टिंग होनी थी वो लगातार वंचित है। अगर ये लाभ इनको पहले मिल जाता तो आज उनका परिवार पोषण पड़ता, उनके बाल बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई और एजुकेशन प्राप्त कर रहे होते। ठीक है, वापस आऊंगी। धर्मेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, मेरे को आवाज आ रही है। हाँ धर्मेंद्र जी, क्योंकि आप ओबीसी महासभा से भी हैं, आप एक एडवोकेट भी हैं, और इस पूरे मसले को ऐसे समझने की जरूरत है क्योंकि मामला पूरे तरीके से कोर्ट में है। एक लंबा वक्त हो गया जिस पर अब रोज सुनवाई होगी और जल्द एक फैसला आएगा, और फैसला आना 27% आरक्षण पे ही है। तो ये जो लड़ाई शुरू हुई थी आरक्षण की बात जब कांग्रेस कर रही थी, आज भी आरक्षण की बात उसी 27% की बात की जा रही है। सवाल ये खड़ा होता है कि इतने लंबे समय बाद जो भी डिसीजन आएगा वो आएगा 27% आरक्षण को लेके, लेकिन इतना लंबा वक्त यदि लग गया, मुख्य रूप से जिम्मेदार किसको मानते हैं? उस समय सरकार भी यही चाह रही थी, आज भी सरकार वही चाह रही है। कहा जा रहा है तथ्यों को ठीक से रखा नहीं गया, तो जब चाह ही रहे थे तो क्यों तथ्यों में हेरफेर करेंगे? कहां कमी थी मुख्य रूप से, और असल में अब जो मंशा है, जो किया जा रहा है, आपको लगता है ये पूरी तरीके से सफल होकर आएगा? कि मैं आपको एक स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि 2019 से लेकर 2025 होने जा रही है। जिस प्रकार से ओबीसी वर्ग को, जिस प्रकार से पूर्वी सरकारों के द्वारा जो छलावा महसूस किया जा रहा है, आज हेयरिंग थी और उसमें दुर्भाग्यपूर्ण रवैया जो मध्य प्रदेश सरकार का रहा कि जब तथ्य रखे जा रहे थे उस समय सॉलिसिटर जनरल नहीं रहते हैं, और जब पास ऑर्डर हो जाता है, डिक्टेट किया जाता है, उसके बाद अपनी बात को कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा है। क्योंकि जब लाखों रुपया, करोड़ों रुपया हम अपने वकीलों को दे रहे हैं, लेकिन दिनांत तक उस पर कुछ नतीजा नहीं निकल रहा, ऐसा लगता है कि सरकार गंभीर नहीं है। दूसरी बात, एक और बात, 22 सितंबर 2022 का जो ऑर्डर था, जो
महाधिवक्ता के द्वारा एक अभिमत दिया गया और वो गैर संवैधानिक तौर पर दिया गया। एक ऑडियंस पे जो जो आपने अभिमत दिया था वो एक कानून आपने सभी मानव सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक पत्र जारी होता है और उसको 13% होल्ड को रखा जाता है। ये कहीं ना कहीं गैर संवैधानिक है। जब अध्यादेश आज की तारीख में अस्तित्व में नहीं है तो सरकार को कानून के अकॉर्डिंग आप उधर तो 27% अन्य विभागों में आप जारी कर रहे हो और दूसरे विभागों में आप रोक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार घेरे में आ चुकी है और जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात एक और बात कहना चाहता हूँ, जब बार बार इस आवाज को ओबीसी महासभा भोपाल में भी घेराव करते हैं, तमाम सारे जहाँ मुख्यमंत्री जाते हैं वहां भी घेराव की वहां पे गुहार लगाते हैं बच्चों 13% होल्ड के लिए, लेकिन आज दिनांक तक गंभीर नहीं है सरकार। ऐसा लगता है कि सरकार पिछड़ा विरोधी है और हमने बार बार इस बात के लिए संवाद के लिए भी कहा गया कि द्वारा भी हमने संवाद किया, लेकिन आज दिनांक तक मोहन यादव की सरकार के द्वारा आज दिनांक तक उस पर गंभीर नहीं है। ऐसा लगता है कि मोहन यादव जी, हम आपसे बार बार जब 25 साल से आप ओबीसी के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी हमें अपनी गुहार लगाना पड़ रही है, आपको हमें न्याय दिलाने की बात कहना पड़ रहा है, लेकिन आज दिनांक तक सरकार उस पर गंभीर नहीं है। हमें ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है जो सामाजिक न्याय नहीं दे सकते, हमें ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है सामाजिक न्याय दे। और हम तो दोनों बोलना चाहते हैं इस बात के लिए, यदि यह सक्षम है तो इस वर्ग को जो आधी से ज्यादा आबादी है उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित होना चाहिए। ठीक है, मैं वापस आऊंगी, लेकिन एक बात और भी है। एक कमलनाथ ने जिस तरीके से ट्वीट किया है और उन्होंने इस चीज पर कहा है कि आज जो कुछ भी बात हुई है, लगातार इस पर जो सुनवाई हो रही है और लगातार होगी, उसमें ये बात उठाई गई है। एक तो उन्होंने ये भी लिखा अपने ट्वीट में कि भाई ये पूछा गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, उनको फटकार लगाई गई है कि 6 साल हो गया, 6 साल से आप क्या कर रहे थे। दूसरी चीज ये भी एक आरोप जैसा उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से दिया है कि ये एक सुझाव और एक विचार भाजपा सरकार ने अपनी ओर से ये एक फॉर्मूला दिया था कि 13% पद को होल्ड किया जाए और 14% पदों पर भर्ती की जाए। इन्हीं सब उलझनों में ये पूरा मामला अटका और आज 6 साल बाद फिर से इस पर प्रॉपर तरीके से सुनवाई होनी है। प्रेम व्यास जी, सवाल भारतीय जनता पार्टी पर, सरकार पर, और इस तरह की जो बातें आ रही हैं कि उस समय इसको एक खत्म करने की साजिश की गई थी या होल्ड करने की बात की गई थी, ये तो वाकई बड़ा सवाल है और इसीलिए ये मामला रुक गया। राखी जी, मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि हलफनामे में जो जानकारी दी गई थी उसको जो है सार्वजनिक की जाए। किस तरह से हलफनामे में 27% और आदरणीय वकील साहब यहाँ पर बैठे, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार वाले मामले में 9 जजों ने क्या निर्णय दिया था और उस निर्णय के अंतर्गत जो जानकारी कमलनाथ जी ने दी गई थी वो जो है 50% को क्रॉस कर रही थी। यही कारण था ना कि स्टे हुआ था। तो उसके पूर्व में अगर व्यवस्थित जानकारी दी जाती और 4 लाइन की विधेयक की जगह व्यवस्थित विधेयक बनाया जाता तो ना तो उससे होता और ना उस तरफ उस समय जो कोर्ट में विधिवत जो है व्यवस्था करके उसके खिलाफ अपील की गई थी। 1 साल तक कमलनाथ जी शांत रहे, स्टे हो गया, तमाम तरह की जानकारियां जो है उपलब्ध नहीं कराई गई। उसके बाद हमारी सरकार आई थी और हमारी सरकार ने सितंबर 2022 में ऑर्डिनेंस पे जब स्टे हुआ था तो सरकार ने अपील कही थी कि उसको वैकेंट किया जाए और वैकेंट करने के बाद में जो 58% छत्तीसगढ़ में जिस तरह से दिया जा रहा है, मध्य प्रदेश सरकार भी बाध्य है वो देने के लिए, लेकिन उसके बाद उस पर सुनवाई नहीं हुई थी और हमारी सरकार सतत, चूंकि मामला सब जुडाइज था, कोर्ट में अपना पक्ष रखती आ रही थी और कोर्ट में अपना पक्ष रखने के बाद ही ये तय हुआ कि उसको पर डे सुनवाई पर लेके आएंगे। और अगर इतिहास की बात करूंगा, इन्होंने तो बिल्कुल कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो है विरोधी है। आप बताइए, उस समय राजीव जी का सबसे बड़ा अभिभाषण 2 घंटे का आरक्षण के खिलाफ था। 1961 में नेहरू जी ने बकायदा पत्र लिख के राज्य सरकारों को कहा था कि वे आरक्षण के खिलाफ है। मंडे कमीशन को जो है 10 साल तक लागू ना करने वाली कांग्रेस है, पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाली भारतीय जनता पार्टी है, एसटी मंत्रालय का अलग गठन हमारी सरकार में हुआ, दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन हमारी सरकार में हुआ। तो मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो हमारी मंशा में प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। जिस तरह से केंद्र में हो या राज्य में हो और पिछड़ों को जो है अधिकार देने का कार्य सरकार मध्य प्रदेश में भी लगभग 4 मुख्यमंत्री हमने दिए हैं। तो वास्तविकता में विकास कौन करना चाहता है ये इतिहास के पन्नों में छुपा हुआ है, कोई भी जाकर चेक कर सकता है। अगर उस समय सिर्फ राजनीतिक मंशा के तहत 4 लाइन का जो है विधेयक ना बनाया गया होता, कोर्ट में व्यवस्थित मांग रखी होती, तो आज लगभग 7 सालों का इंतजार ओबीसी वर्ग के लोगों को ना करना होता।
सरकार की मंशा थी, सरकार ने बार बार अपना पक्ष रखा, ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो है स्टे वेकेंट करने की भी बात रखी। उसके बाद में फरवरी 2025 में, 22 मार्च में, उसके बाद 22 अप्रैल में, उसके बाद 7 अप्रैल में, जब जब कोर्ट के द्वारा आदेश दिए गए या कोर्ट में आदेश के पूर्व में सॉलिसिटर जनरल को बुलाया गया, उन्होंने सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा। और लगभग 52 ऐसी याचिकाएं थी जो लंबित थी, एक या दो नहीं थी। अगर उस समय जिस तरह से अगर मांग के अनुरूप हम अगर क्रियान्वयन ना किए होते तो इतनी याचिकाओं को क्लब करके सुप्रीम कोर्ट ना ले गए होते। दूसरी बात है कि अधूरी तैयारी के साथ में कांग्रेस लेके आई थी ईडब्ल्यूएस, उसके बाद में क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया। और इसी तरह से ईडब्ल्यूएस लाने का जो है राजनीतिक लाभ के तहत लेके आई थी। उत्तर प्रदेश में जो है प्रमोशन के साथ बाद में 2 से 4 लाख लोगों का डिमोशन हुआ है। ये इतिहास में पहली बार हुआ कि प्रमोटेड लोगों का डिमोशन हुआ। सरकार प्रतिबद्ध है अंतिम व्यक्तिगत विकास इसी पक्ष में रख रही है, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में ये वास्तविकता से झाकल पर भी दिखेगा। ब्रजभूषण जी यहाँ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, बहुत सारी बातें जरूर हैं, लेकिन इसका समाधान कैसे देखते हैं? अब यदि देखिए जो बातें कही जा रही हैं, ये होल्ड था, वो होल्ड था, अब अभी प्रॉपर जब सुनवाई होगी तो फिर उसी विषय पे आकर बैठना है। मकसद ये है बस कि 27% आरक्षण होना चाहिए। पहले भी ये बात जब न्यायालय तक पहुंची थी तब न्यायालय ने खुद कहा था कि आरक्षण में बुराई क्या है, लेकिन जब खुद ही याचिका लगाएंगे, आप खुद ही चले जाएंगे, खुद ही उसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो भाई वो तो न्यायालय है, उन्हें तो न्याय करना है। तो ये मामला चलता चला गया, लेकिन अभी इसका सॉल्यूशन आप क्या देखते हैं? निश्चित तौर पर राखी जी, सबसे पहले तो इसका समाधान अभी एक ही बचा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो 23 सितंबर से लगातार इसकी सुनवाई अब चालू करी है, जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता, अब इसमें दलील भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और वकील जो हैं वो उनको देना है। और अगर ये प्रक्रिया कांग्रेस के द्वारा गलत थी तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के लिए लगातार पिछड़ा वर्ग के लोगों ने आंदोलन क्यों किया, और क्यों कोर्ट में जाके ये सही समय पे पहुंचते नहीं हैं, और क्यों सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी के सरकार को फटकार लगा रही है। इसमें कांग्रेस कहाँ से? कांग्रेस तो चाह रही थी, और कांग्रेस की नीयत में और करने में कोई अंतर नहीं। कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो नहीं करती है। ये पूरा देश जानता है, पूरे देश की जनता जानती है, और पूरे बुद्धिजीवी लोग भी जानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कुशवाहा जी जो बोल रहे थे कि सरकार पे भरोसा नहीं है, एक वकील अगर ये बात बोल रहे हैं जो पिछले वर्ग से आते हैं कि सरकार पे भरोसा नहीं, सरकार की नीयत ठीक नहीं है, तो प्रवक्ता महोदय व्यास जी आप कुछ भी बोलते रहिए। ये मध्य प्रदेश की जनता की आवाज़ है कि मध्य प्रदेश की जनता पे अगर लगातार आप ये बोल रहे हो कि हम 2-2, 3-3 बार पिछले वर्ग के मुख्यमंत्री दे दिए, तो पिछले वर्ग के मुख्यमंत्री उमा भारती से लेके शिवराज सिंह चौहान भी बने, उनने क्यों पिछले वर्ग का लागू क्यों नहीं किया करा? क्यों कमलनाथ जी को ये जरूरत पड़ी? आप बताइए, पिछले वर्ग अगर थे और पिछले वर्ग के हितैषी सरकार थी आपकी, तो शिवराज सिंह चौहान जी, उमा भारती जी और अभी मोहन यादव जी, इसके पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जब याचिका के लिए सुनवाई के लिए बोल दिया है कि 23 तारीख सुनवाई करेंगे, तब मोहन यादव जी की याद आ रहा है कि मैं पिछले वर्ग का हूँ साहब, और हम भी चाहते हैं 27 वर्ग आरक्षण मिले। तो 27 वर्ग आरक्षण के लिए आप बताइए कि 27 वर्ग आरक्षण के अलावा अलग से आपने मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी के लिए करा क्या है? आपने ये किया है 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा लेके मध्य प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया है। 70 करोड़ रुपए प्रतिदिन हम लोग ब्याज का दे रहे हैं। आप कहां ले जाना चाहते हैं मध्य प्रदेश को? और ये आरबीआई के डाटा है कि मध्य प्रदेश में अगर इसी प्रकार से आप बिना विकास के पैसा खाते रहे तो मध्य प्रदेश का होगा क्या? मध्य प्रदेश कर्जदार हो जाएगा, और जो आर्थिक स्थिति है हम लोग की डगमगाती जाएगी। मध्य प्रदेश में कोई भी मध्य प्रदेश के अंदर राखी जी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है कि बाहर से पढ़ने हमारे मध्य प्रदेश आए। मध्य प्रदेश के लोग जरूर पूना में रोजगार करने जाते हैं, बड़ौदा के रोजगार करने जाते हैं, पूरा झाबुआ से लोग पलायन कर रहे हैं। आप पलायन रोक नहीं पाए। पलायन रोकने के लिए हमने मनरेगा लेके आए थे, मनरेगा का पैसा आप लोगों ने गायब कर दिया, मनरेगा का आपने वृक्षारोपण गायब कर दिया। आपने जितनी योजनाएं थी, कांग्रेस की जो योजनाएं थी, जो नीचे के तबके को मिलना था, पिछले वर्ग को मिलना था, आदिवासी को मिलना था, दलित को मिलना था, उसका पैसा आपने और कहीं डाइवर्ट करके और वहां भाई लूटते रहे। बिल्कुल, चलिए क्योंकि समय की सीमा है, हाँ जल्दी से बोलिए प्रेम व्यास जी।
देखिए, आदिवासी दलित समुदाय के जो क्षेत्र हैं वहां पर एकलव्य विद्यालयों का निर्माण किसने करा, आवासीय परिसरों का निर्माण किसने करा, उसके बाद दलित छात्रावास किसने बनाए, आदिवासी किसने बनाए, आपने बनाए। सफलता है। आदिवासी छात्रावास किसने बनाए, दलित छात्रावास किसने बनाए, आपने बनाए। आपने 27,000 स्कूल बंद कर दिए। झूठ बोलना बंद करिए। प्रधानमंत्री जी ने प्रेम व्यास जी, आपने 27,000 मध्य प्रदेश स्कूल बंद कर दिए। आपने शिक्षा का स्तर इतना खराब कर दिया मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में पढ़ना नहीं चाहता यहाँ पे। आपने 27,000 स्कूल बंद किए, आदिवासी छात्रावास बंद किए, आपने दलित छात्रावास बंद किए आप लोगों ने। की राजनीति करी और इसीलिए मध्य प्रदेश में शिक्षा के स्तर में 2003 के बाद में बदलाव आया। पूरा डाटा है मध्य प्रदेश में, बड़े गर्व से कह रहे हैं व्यास जी, 20 बलात्कार होता है मध्य प्रदेश, 20 बलात्कार देखिए सबसे बड़ी प्रतिदिन। बात यह है आरक्षण। देखिए यदि इसका फैसला जल्दी आएगा तो जो नियुक्तियों की बात हो रही है, जो लंबे समय से होल्ड है, उसका एक समाधान निकलेगा। हाँ जल्दी से बोलिएगा, समय हो गया। धर्मेंद्र जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, सरकार की नीयत अगर पिछड़े वर्ग के लिए है तो जो उन्हें ऑर्डिनेंस जो 22 सितंबर 2022 को जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया 13% के लिए उसको वापस ले लें, जिससे कि जो समस्या का अगर निराकरण चाहते हैं तो उसको वापस ले लो, जिससे कि नियुक्तियां शुरू हो जाएंगी। दूसरी बात, जब बार बार कानून के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ये बार बार कह रहा है कि जब कानून पर स्टे नहीं है, कानून को किसी ने चैलेंज नहीं किया, तो क्यों नहीं आपकी नीयत साफ क्यों नहीं हो पा रही कि जब आप एक साइड में कुछ विभागों में 27% आरक्षण आपके तहत नियुक्ति कर रहे हैं और दूसरे कुछ विभागों में पीएससी के हो छात्र, चाहे पीएस पुलिस के हो, स्वास्थ्य विभाग के हो, शिक्षा विभाग के, तमाम सारे वन रक्षक है, तमाम सारे उसमें रोक के रखा है। तो कहीं ना कहीं आपकी नीयत स्पष्ट क्यों नहीं है इस बात के लिए? आप बराबर मंचों से कहते हैं कि आरक्षण हम डंके की चोट पर देंगे, लेकिन आज दिनांक तक वही हालत आज भी है ना, वो हमको आज गुहार लगाना पड़ रही है। तो आपकी अगर नीयत साफ है तो आप आज ही जैसे इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात के लिए कह रहे हैं कि हम कानून लाएंगे, हम जब कानून ऑलरेडी बना हुआ है और आपने अन्य विभागों में 27% आरक्षण दिया हुआ है, तो आप क्यों नहीं दे रहे? इन बच्चों के भविष्य को खराब कर रहे हो, इनको क्यों मजबूर कर रहे हैं कि आत्महत्या करना पड़ रही है उन बच्चों को? उनके भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं इस बात के लिए? ये दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ओबीसी के होने के बाद, 25 साल से ओबीसी मुख्यमंत्री होने के बाद भी हमें अपनी गुहार लगाना पड़ रही है। 65% आबादी होने के बाद भी हमें गुहार के साथ आप सरकारों में जाना पड़ रहा है। हमें शर्म आती है पिछड़े वर्ग के विधायकों पर, पिछड़े वर्ग के मंत्रियों पे कि हमें आज न्यायालय में हमें सड़क से लेकर संसद में जाना पड़ रहा है। हम लोगों को देखिए ठीक है धर्मेंद्र जी, चलिए क्योंकि एक बात महत्वपूर्ण होगी, ये जो सुनवाई होगी, किसने क्या याचिका लगाई है, कैसे उसका समाधान होगा, सब आमने सामने होंगे। लेकिन इसका फैसला बहुत जल्दी आ जाए और आएगा। अब इसके बाद जो एक बात कही गई है, ये हम सबके लिए अच्छी बात है। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, तभी इसका समाधान निकलेगा। आरोप प्रत्यारोप से तो इसका समाधान नहीं निकलेगा, क्योंकि समय बहुत हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश सरकार इस निर्णय को बड़ी सफलता बताती है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि जब तक इसका फैसला नहीं आ जाता तब तक हम इसका वेलकम करें या नहीं, क्योंकि ये मामला लंबे समय से चला रहा है। याचिकाएं लगाई गई हैं। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हम जो चीजों को लेकर आए, हमने सारी चीजें कर दी थी, फिर बीजेपी ने क्यों होल्ड कराया, उन्होंने साजिश करी। तो इस राजनीतिक लड़ाई झगड़े के बीच में जो मामला अब सुप्रीम कोर्ट के पास है, वहां से जब रोज सुनवाई होगी, इसका समाधान होगा। और यदि ये पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाता है, तब ये स्वागत योग्य होगा और लोगों का जो ओबीसी आरक्षण से हैं, जिनकी नियुक्तियां होल्ड हैं, उनका भला होगा। देखिए क्या डिसीजन आता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।